Hello everyone, I welcome you all in this video. I hope you are doing well. So let's start the video. ये इस टॉपिक की तीसरी वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसकी हिस्ट्री के बारे में और जो भी बेसिक्स थे उसके बारे में, और जो सेकंड वाली वीडियो थी उसमें हमने इसके पार्ट्स जो 14 पार्ट्स है वो डिस्कस किए, 5 शेड्यूल डिस्कस किए थे। और आज की वीडियो में हम इसके सेक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके टोटल 103 सेक्शन है, लेकिन हम आज पहले जो 30 सेक्शन हैं हम उसको एनालाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि वो 30 सेक्शन क्या कहते हैं। उसके बाद आगे वाली वीडियो में हम दूसरे सेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला सेक्शन क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल। द एक्ट इज कॉल्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। दैट मीन्स कि पहला जो इसका सेक्शन है इसमें इसका टाइटल है कि इसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब सेकंड वाले सेक्शन में बहुत सारी टर्म्स डिफाइन की गई हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो आर्टिकल है या सेक्शन है ये डील करता है किसके साथ? टर्म्स के साथ, और इनको क्या करता है? ये डिफाइन करता है। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अपॉइंटेड डे क्या होता है। अपॉइंटेड डे मीन्स इम्प्लीमेंटेशन डे, कब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, या एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो हमारी अर्सफाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसके बारे में। उसके बाद किसके बारे में डिस्कस कर रहा है? यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये किसको क्या करता है? ये डिफाइन करता है बहुत सारी टर्म्स को। फिर जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो किसके साथ डील करता है? फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर constitute Ladakh, Leh and Kargil districts as a union territory without legislature effective from the appointed day। तो आर्टिकल 3 जो है ये आर्टिकल, या हम इसको आर्टिकल 3 भी कह सकते हैं। आर्टिकल 3 डील करता है किसके साथ? लद्दाख यूटी के साथ, कि लद्दाख यूटी जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, वहाँ पे असेंबली काम नहीं कर रही है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज करगिल एंड ले। जो लद्दाख यूटी है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अब बात उठ रही है कि अब उनको 5 डिस्ट्रिक्ट और दे देंगे, 3 लद्दाख में और 2 जो हैं करगिल में, ठीक है। और ये कब से इफेक्टिव हो जाएगी? ये इफेक्टिव हो जाएगी अपॉइंटेड डे से। अपॉइंटेड डे मीन्स इम्प्लीमेंटेशन डे, जो 31 अक्टूबर 2019 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल 4 है ये डील करता है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बट ये जो यूटी है ये विद लेजिस्लेचर है, दैट मीन जहाँ पे असेंबली होगी। दैट कंस्टिट्यूट्स रिमेनिंग टेरिटरी एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, बट ये जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर इट कंसिस्ट ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। 10 बिलोंग्स टू जम्मू डिवीजन एंड 10 बिलोंग्स टू कश्मीर डिवीजन। तो हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट डील करता है द किसके साथ? गवर्नर के साथ। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 5 कहते हैं द गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, the then governor becomes lieutenant governor of both UTs for a period prescribed by the president। जो एग्जिस्टिंग स्टेट का जो गवर्नर है वो कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, किसका? लद्दाख यूटी का भी और जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। तो ये आर्टिकल किसके साथ डील करता है? कि एक कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा बोथ यूटीज का, ठीक है। नेक्स्ट ये है सेक्शन 6 कहता है
Amendment of first schedule to the constitution. Amendments to entries in the schedule removing J&K as a state and reassigning union territory entries. इसमें क्या हुआ कि अमेंडमेंट करी गई, पहले जो स्टेट का दर्जा था जम्मू एंड कश्मीर से वो लिया गया और इसको रीअसाइन किया गया कौन सा, यूनियन टेरिटरी का दर्जा, ठीक है, स्टेटस। सेक्शन 7, सेक्शन 7 डील करता है सेविंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका कहने का मकसद क्या है, ये सेक्शन कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर्स हैं क्या करने के लिए, ये टेरिटोरियल एडजस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक डिस्ट्रिक्ट से 2 डिस्ट्रिक्ट बनाने हो तो ये बना सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट को किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ मर्ज करना हो तो ये वो भी कर सकती है। दैट मीन ये एरिया को चेंज कर सकती है या अल्टर कर सकती है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास इतना पावर है। अब सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि जो 4th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या करता है, एलोकेट करता है राज्यसभा की सीट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट, उसको क्या करता है, ये अमेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेक्शन 9, ये किसके साथ डील करता है, एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स। तो एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, तो राज्यसभा में अर्सवाइल स्टेट में कितने मेंबर हुआ करते थे, 4, तो आज भी कितने, 4, बट वो किस में है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, और लद्दाख यूटी में कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो टर्म ऑफ ऑफिस राज्यसभा मेंबर की कितनी होती है, 6 years, ओके। तो ये हुआ सेक्शन 9 आपका। नेक्स्ट, अब सेक्शन 10 जो है ये किसके साथ डील करता है, रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मीन द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। तो लोकसभा में कितनी रिप्रेजेंटेशन है, टोटल 6। इसमें से 5 जो है J&K यूटी की है और 1 जो है वो किसकी है, लद्दाख यूटी की, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी होती हैं, 6। समझ आ गई आपको। तो ये आर्टिकल जो या सेक्शन 10 जो है ये डील करता है किसके साथ, हाउस ऑफ द पीपल के साथ। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 11, ये डील करता है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज का। तो ये मुझे रह गया लिखना, तो ये किसके साथ डील करता है, सेक्शन 11 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं समझाना, तो नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन 12 ये डील करती है प्रोविजंस एज टू सिटिंग मेंबर। सिटिंग मेंबर्स मीन दैट उस टाइम जब यूटी स्टेट को यूटी बनाया गया था, जो सिटिंग मेंबर्स थे, जो पार्लियामेंट मेंबर्स थे, वो ऐसे ही रहेंगे जैसे थे, ठीक है। तो तब तक जब तक उनकी टर्म पूरी नहीं हो जाती। तो ये सेक्शन किसके साथ डील करता है, उसी के साथ, ओके। सेक्शन 13 जो है ये क्या करता है, ये क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 239A है, जो पहले पुडुचेरी में होता था, ये कहाँ पे अब एप्लीकेबल होगा, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, ठीक है। तो ये सेक्शन उसी के साथ डील करती है। नेक्स्ट, सेक्शन 14 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये डील करता है किसके साथ, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। सबसे पहले हमें पता है कि J&K जो यूटी है इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। दूसरी बात ये है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कितनी है, 107 डिलिमिटेशन से पहले, और बाद में कितनी हुई, 114, ठीक। लेकिन इलेक्शन किस पे होता है, 90 सीट्स पे। या ये बात आपको आ गई समझ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कहता है कि 24 जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व हुई हैं, POK के लिए, इसीलिए यहाँ पे 90 सीट्स के इलेक्शन होते हैं।
उसके बाद कंपोजिशन में एक चीज़ और कही गई है कि यहाँ पे एससी और एसटी के लिए भी रिजर्वेशन होगी। किस बेस पे? उनकी पॉपुलेशन के बेस पे। जितनी उनकी पॉपुलेशन होगी उसी परसेंटेज के हिसाब से उनकी रिजर्वेशन भी होगी। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। नेक्स्ट, अब ये कहता है सेक्शन 15 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है मैक्सिमम कितनी वुमेन को असेंबली के अंदर? 2। कितनी? 2। दैट मीन ये जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 15 ये क्या करता है? पावर देता है या डील करता है किसके साथ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के साथ। ये कि एलजी कितनी औरतों को यानी वुमेन्स को क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकते हैं असेंबली में? सिर्फ 2। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सेक्शन 16 के साथ डील करते हैं। सेक्शन 16 डील करता है क्वालिफिकेशन किसकी? मेंबर्स की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आते हैं। नंबर 1 क्या है? पहले ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? कि ये 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 25 साल से कम है तो ये क्वालिफाई नहीं कर सकता। किसके लिए? मेंबरशिप के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप के लिए। और वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं जिनकी एज जो है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अर्स्टवाइल स्टेट में इसकी ड्यूरेशन कितनी होती थी? 6 साल। अब कितनी होगी आफ्टर ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद? 5 ईयर्स। ठीक है। सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है? सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। देखो ये क्या कहता है? कुछ टर्म्स होती हैं जैसे प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन जब एक सेशन असेंबली का ख़त्म हो जाता है दूसरे सेशन के स्टार्ट होने तक जो टाइम गैप है उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स कि एक असेंबली को डिज़ोल्व कर देना। दैट मीन्स कि जो पहले मेंबर होते हैं जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है फिर वो मेंबर नहीं रहते, उनके पास वो पावर नहीं होते कि वो क्या कर सकें, वो लॉ बना सकें। ठीक है। उसके बाद एडजर्नमेंट, एक और यहाँ पे वर्ड है एडजर्नमेंट। एडजर्न मीन एडजर्न करना पार्लियामेंट को, सिटिंग को फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप देखते होंगे हर दिन पार्लियामेंट सेशन जो चलता है तो बीच में 1 घंटे के लिए उसको एडजर्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शोर गुल बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो इसलिए जो स्पीकर क्या होता है या वाइस चेयर मेन क्या करता है राज्यसभा का, वो इसको एडजर्न कर देता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। उसको कहते हैं एडजर्नमेंट। और जो प्रोरोगेशन होती है वो एक सेशन से दूसरे सेशन तक होती है। ठीक। उसके बाद डिसोल्यूशन मीन्स जब असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है, जब उनके पास सारे अख्तियार जो हैं वो छीन लिए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। 19 क्या कहता है? 19 कहता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर तो आपको पता ही है, जो चेयर पे बैठता है आगे, जो मेंबर्स को टाइम अलॉट करता है कि आपको कितने टाइम बोलना है, कितने टाइम नहीं बोलना है। तो और आसान भाषा में ये समझिए कि जो क्या करता है असेंबली को चलाता है। जैसे आज हमारे जो असेंबली के स्पीकर हैं इनका नाम क्या है? अब्दुल रहीम राठौर। और पार्लियामेंट के कौन स्पीकर हैं? ओम बिरला जी। ठीक। और डिप्टी स्पीकर क्या हुआ? जब स्पीकर कभी बीमार हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो उसकी जगह पे जो बंदा काम करता है वहाँ पे चेयर करता है तो उसको डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। ठीक है। ये ज़्यादातर ये अपोजिशन पार्टी की तरफ से होता है। ठीक। नेक्स्ट 20 जो है ये डील करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल
रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, वो अपोजिशन को बोलने नहीं देता, ठीक है, वो एक रेजोल्यूशन लाया जाता है कि हम इसको रिमूव करेंगे स्पीकर को, तो तब वो स्पीकर जो है वो क्या करता है, वो प्रिजाइड सेशन को नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सेशन यही डील करता है इसी के साथ। नेक्स्ट, और 21 डील करता है स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब भी कोई स्पेशल एड्रेस होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो सेक्शन कौन सी है, 21। नेक्स्ट, आर्टिकल 22 या सेक्शन 22 डील करता है किसके साथ, मिनिस्टर के साथ या एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल मीन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट या यूनियन टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो आर्टिकल 22 है ये मिनिस्टर के राइट और एडवोकेट के राइट के बारे में बात कर रहा है। अब 23 जो सेक्शन है ये कहता है राइट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस सेक्शन के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक राइट मिल जाता है कि वो क्या करता है, एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को या कुछ मैसेज भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो सेक्शन जो 24 है ये डील करती है ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स। जो मेंबर्स जो होते हैं वो ओथ लेते हैं, ये वाली सेक्शन उसी के साथ डील करती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 25 जो है ये डील करता है किसके साथ, वोटिंग इन असेंबली के साथ, ठीक है। देखो वोटिंग कब होती है असेंबली के अंदर, जब भी उनको कोई बिल पास करनी होती है तब क्या हो जाती है, वोटिंग होती है। यहाँ पे आता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है कि जब असेंबली में मेंबर्स क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है। पहले तो इनिशियली जो स्पीकर होता है वो वोट नहीं करता है, ठीक। अगर टाई हो जाता है वहाँ पे, मींस कि अपोजिशन में भी उतने ही वोट हैं और फेवर में भी उतने ही वोट हैं, अगर टाई हो जाता है फिर स्पीकर जो है वो क्या करता है, वो वोट डालता है, उस वोट को क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट, ठीक है। और कोरम, कोरम मीन्स कि 1/10 मेंबर होने चाहिए तभी कोई भी सेशन जो है वो चलेगा, ठीक। तो या 1/10 होने चाहिए या 10 मेंबर होने चाहिए, जो भी ग्रेटर होगा नंबर तो उसी के हिसाब से क्या चलेगी, असेंबली चलेगी। और ये क्या है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसके लिए, असेंबली को या पार्लियामेंट को चलाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट, ये जो सेक्शन 26 है ये डील करता है वेकेशन ऑफ सीट्स के साथ। फॉर एग्जांपल क्या होता है, कभी कभी एक मेंबर 2 जगह से इलेक्शन लड़ता है और वो वहीं से क्या हो जाता है, दोनों जगह जीत जाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, एक सीट वहाँ पे विकेट करनी पड़ती है। या कोई मेंबर ऐसे होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्या करते हैं, मेंबर होते हैं, और पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं, वो विकेट कर देते हैं कौन सी सीट, असेंबली सीट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर वो विकेट ना करे, एक एक बंदा है जो एमपी भी है और वो साथ साथ में क्या है, एमएलए भी है, अगर वो विकेट ना करे कोई भी सीट, तो ऑटोमेटिकली उसकी एमपी की सीट जो है वो क्या हो जाएगी, विकेट हो जाएगी, तो वो क्या रहेगा, सिर्फ एमएलए रहेगा। तो ये सेक्शन किसके साथ डील करती है, वेकेशन ऑफ सीट्स के साथ। सेक्शन 27 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। तो एक मेंबरशिप कैसे कैंसिल होती है, एक बंदा अगर वो अनसाउंड माइंड है तो उसकी वो क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है किस मेंबरशिप से, ठीक है। नंबर 2, अगर वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है। नंबर 3, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी उसकी मेंबरशिप क्या हो जाती है, रद्द की जाती है या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो ये सेक्शन इसी के साथ डील करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 28 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के ग्राउंड पे किस तरह एक मेंबर क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई। फॉर एग्जांपल वो क्या करता है, कभी कभी पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई काम करता है तो पार्टी उसको निकाल देती है, तो उसकी मेंबरशिप भी चली जाती है, ठीक है। या वो रिज़ाइन कर देता है पार्टी में, ठीक। या वो क्या करता है,
वोटिंग में पार्टी के अगेंस्ट वोट देता है तब भी वो क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। कौन से ग्राउंड पे, डिफेक्शन के ग्राउंड पे। तो ये सेक्शन इसी के साथ डील करती है। नेक्स्ट ये कहता है 29, पेनल्टी फॉर सिटिंग इन वोटिंग बिफोर टेकिंग ओथ और विन नॉट क्वालिफाइड। अगर वो वोट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है या वोट लिए बगैर वो क्या कर देता है, वोटिंग कर देता है, तो उसको पेनल्टी लगती है। तो कितनी पेनल्टी लगती है, 500 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, इसके बाद हम वीडियो को बंद करने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो ये कहता है 30th कहता है पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर। इनके पावर क्या हैं और इनके प्रिविलेजेस क्या हैं, ये सेक्शन इसी के साथ डील करती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ तक थी। बाकी अगला जो 31 से लेकर जो 103 तक सेक्शन है वो हम अगली वीडियोस में उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू।